ऑन पेपर ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये जो रीसेंट अनाउंसमेंट हुई है, मेरे ख्याल में 2 दिन पहले की बात है, जिसमें उन्होंने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को जो स्पॉन्सरशिप का प्रोग्राम था, उसको उन्होंने पॉज़ कर दिया है। अब ये टेम्परेरी पॉज़ है कि परमानेंट पॉज़ है ये तो नहीं पता, लेकिन इस पर हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि क्या इसमें भी कोई फ्रॉड हुए हैं या ये बिल्कुल जेन्युइन प्रोग्राम था? इसको उन्होंने बैन करने की क्या लॉजिक दिखाई जी, है? इसमें फ्रॉड तो मैं नहीं कहूँगा यासीन, ये एक्चुअली ऐसा है कि गवर्नमेंट ने अक्रॉस द बोर्ड ये जो अभी लास्ट ईयर अपने नंबर्स उन्होंने अनाउंस किए ना, जिसे लेवल्स प्लान कहते हैं, कि हम कितने परमानेंट रेजिडेंट्स हर साल कनाडा में लेंगे। तो हुँ, उन्होंने वो अक्रॉस द बोर्ड वो नंबर्स कम किए कि स्किल्ड इमिग्रेंट्स भी कम लेंगे, जो है पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स का भी कोटा कम कर दिया है, स्पाउसेस का भी कम कर, वो सारा तो उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने कम किए। तो एक तो ये है रीजन कि जब उन्होंने नंबर कम कर दिए तो इसका मतलब है फिर वो प्रोसेसिंग टाइम जो है वो ज्यादा होगा। पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स का ये है कि आपको भी आइडिया होगा कि यहाँ पे दो जो है उसके तरीके होते थे। एक तो होता था लॉटरी सिस्टम, कि आपने वो एक एक्सप्रेस जो अभी भी है, कि आपने अपना आपने आप यहाँ हैं, आप अपने पेरेंट्स को यहाँ लाना चाहते हैं एज परमानेंट रेजिडेंट्स, तो आपने अपना एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक पूल में डाल दिया। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है उस पूल में लोग तो बहुत ज़्यादा थे और जो हुँ, अवेलेबल स्पॉट्स हैं पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के लिए वो तो कम है। तो वो लॉटरी होती थी कि वो रैंडम ड्रॉ करते थे और अगर आपका नाम निकल आया तो यू कुड देन सबमिट एन एप्लीकेशन टू स्पॉन्सर योर पेरेंट्स। फॉर सम टाइम बीच में उन्होंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कर दिया कि हम जनवरी 5th को ये पोर्टल खोलेंगे और जो पहले 20,000 लोग आ जाएंगे हम उनको अलाउ करेंगे एप्लीकेशन सबमिट करना। तो वो तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हाल होता होगा कि जब वो पोर्टल खुलता है, और उससे भी पहले ऑनलाइन नहीं होता था, वो होता था फिजिकल, क्या जिसकी हमें एप्लीकेशन रिसीव हो गई। तो उस वक्त ये होता था कि वो लोग जो है वो लोगों को पैसे देते थे लाइन में खड़े होने के लिए, कि वो जो है ऑफिस के बाहर लाइन में खड़े हैं, सो दैट जब वो खुले सुबह 8 बजे तो वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर दे। इस तरह की चीजें भी होती थी पहले। फिर उन्होंने ऑनलाइन किया, तो ऑनलाइन जब वो खुलता था उनका सिस्टम क्रैश कर जाता था, क्योंकि वो हुँ, 1-1.5 लाख बंदा जो है उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, स्पॉट सिर्फ 20,000, तो वो क्रैश हो जाता था। तो लोग कहते थे ये फेयर नहीं है, तो उन्होंने फिर वापस वो लॉटरी सिस्टम पे चले गए कि ठीक है आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इसमें डाल दें, हम रैंडम जो है वो 15-20 हज़ार 25 हज़ार जो भी उनका कोटा है वो ड्रॉ करेंगे और आप कर सकते हैं। लेकिन 2020 से इन्होंने ये पूल खोला नहीं। ठीक है, तो जो लास्ट टाइम इन्होंने वो पूल खोला था जिसमें आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अपना डाल सकते थे वो 2019। हुँ, उसके बाद से पूल खुला ही नहीं है। तो वो जो जो लोग 2019 के से पूल में हैं उन्हीं में से वो लोगों को वो जो है इनवाइट किए जा रहे हैं। 20,000 का ड्रॉ कर लिया, फिर 20,000 का एक ड्रॉ कर लिया, फिर 20,000 का ड्रॉ, तो उसी पूल को ये लोग जो है वो खत्म कर रहे हैं। हुँ। तो 2020 से अगर फर्ज करें मैं बैठा हूं कि चलो यार अगले साल ये पूल खुलेगा तो मैं अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल दूंगा, आई हैव नॉट बीन एबल टू डू दैट सिंस 2020। अब इन्होंने अनाउंस किया कि 2025 में हम किसी को भी नहीं करेंगे, हम वही एप्लीकेशंस प्रोसेस करेंगे जो 2024 में हमें मिली। अच्छा, यानी कि वो जो नए नए पूल से वो ड्रॉ कर रहे थे, यानी कि जो पुराना पूल था उससे जो ड्रॉ कर रहे थे, अब वो भी नहीं होगा? मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है, मैंने उसको हुँ, जो पढ़ा है कि वो 2025 में वही एप्लीकेशंस कह रहे हैं हम प्रोसेस करेंगे जो 2024 में हुँ। हमारे पास थी। राइट, राइट। ठीक है, तो और वो जो 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 बाहर है उस पूल से, जो ये वेट कर रहे हैं कि यार हमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालने का मौका दिया जाए, वो तो हुँ, अब पता नहीं 2026 में होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता। हुँ। अब मुश्किल आप लग रहा ये है। अच्छा इमेजिन अगर करें कि मतलब जब 2026 में या 2027 में वो पूल खुलेगा, तो वो कितनी पेंट अप डिमांड है उसकी कि लोग 2020 से वेट कर रहे हैं कि हम वेट कर अपना रहे हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उसमें डालें। तो हाँ, अगर पहले लाख 1.5 लाख लोग होते थे तो अब तो पता नहीं कितने होंगे। मिलियंस में चले जाएँगे अब तो। और फिर अगर कंज़र्वेटिव गवर्नमेंट आ जाती है, जो कि मोस्ट लाइकली आ जाएगी, तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि वो इस पुल को फिर खोलेंगे। हाँ, मतलब ये इसको क्योंकि वो आई मीन एक आपके पास सॉर्ट ऑफ ऑप्शन है सुपर वीजा की, जिसमें आपके पेरेंट्स यहाँ आके 5 साल रह सकते हैं एट अ स्ट्रेच, 7 साल भी रह सकते हैं अगर एक्सटेंड करा लें। सिर्फ उसमें ये होता है कि आप परमानेंट रेजिडेंट नहीं होते, जिसका सबसे हुँ, बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि आप मेडिकल कवरेज के लिए जो है एलिजिबल नहीं होते, वो आउट ऑफ पॉकेट है आपकी। बिल्कुल। तो वो फिर ज़ाहिर-सी बात है, पेरेंट्स जनरली उनको चाहिए एज होती है। इनकी ऐसी हुँ, होती है कि उनको ज़रूरत हुँ, होती है मेडिकल असिस्टेंस की। बिल्कुल। तो लेकिन ये कि हाँ, ये चैलेंजिंग ही रहेगा। अगर आप इस वक़्त अपने हुँ, पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं या आप होप कर रहे हैं कि आप अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करें, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ट्रिकी फॉर द नेक्स्ट वेरी कपल ऑफ ईयर्स। हाँ, मुश्किल हो जाएगा। और ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि जिस तरह से चेंजेज़ आ रही थी, मुझे लग रहा था कि ये आहिस्ता-आहिस्ता टाइट होंगी और ऑफ़ कोर्स जब लिबरल गवर्नमेंट जाएगी तो कंज़र्वेटिव तो हैं ही, वो तो एंटी इमिग्रेंट, तो ऑफ़ कोर्स वो आगे पॉलिसी जो है एग्रेसिवली चेंज करेंगे। जी, मैं हुँ, थोड़ा-सा मैं आपको कहूँ यासीन, मेरा ख़्याल है मैंने ये देखा है कि एंटी इमिग्रेंट हो नहीं सकती यहाँ पे कोई पार्टी। वो अपने वोट बैंक को प्लीज़ करने के लिए बातें ऐसी करते हैं
कि जिससे आपको तासुर मिलता है कि ये ज़रा हुँ। थोड़े टाइट है इमिग्रेशन पे। लेकिन इस मुल्क में एंटी इमिग्रेंट कोई पार्टी नहीं हो सकती, क्योंकि ये मुल्क का सर्वाइवल इमिग्रेंट्स पे है। हुँ। ये मुल्क आप इमेजिन करें, आप यहाँ पे इतने अरसे से हैं, मैं यहाँ पे 11 साल से हूँ। आप इमेजिन करें कि अगर हर साल ये 5 लाख इमिग्रेंट्स नहीं आ रहे होते, तो कैनेडियन इकोनॉमी का क्या हाल होता? वो तो ऑलरेडी ठीक है? नेगेटिव आ, इस पे है। आप अपने हाँ। दूसरे पॉडकास्ट में मैंने आपकी देखी है, आप रियल एस्टेट के ऊपर बात करते हैं, आपका खुद शायद जो है वो इस पे आप बात करते रहते हैं। आप इमेजिन ये करें कि अगर नए-नए लोग आके घर नहीं खरीद रहे होते, इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते, 1 से 2 घर नहीं हाँ, ले रहे होते, तीसरा घर नहीं ले रहे होते, हम लोग एक-दूसरे को घर नहीं बेच रहे होते यहाँ पे, कैनेडियन इकोनॉमी का क्या हाल होता? बहुत बुरा हाल होता। तो हाँ। ये मैं यहाँ कोई पार्टी एंटी इमिग्रेंट हो नहीं सकती। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने कहा अच्छा यार मैं अपने लोगों को ज़रा खुश करने के लिए ऐसी बातें करूँ जिससे ये लगे कि हम लोग ज़रा थोड़े टफ हैं ऑन इमिग्रेंट। कंज़र्वेटिव्स ने क्या हाँ। किया? कंज़र्वेटिव्स ने कौन-सा कोई जो है आप कहेंगे कि उनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ जो है वो कोई बहुत सक्सेसफुल थी या उसमें बहुत वो था। हाँ, ठीक है उन्होंने कुछ स्क्रू टाइट किए इधर-उधर, लेकिन कोई ऐसा तो आप नहीं कहेंगे कि हाँ, उन्होंने इमिग्रेशन के वो बगैर बिल्कुल ये बंद तो मुल्क नहीं कर सकते इसको। हाँ, कुछ भी नहीं, इनका इस मुल्क का फ्यूचर हाँ, नहीं है, अगर यहाँ इमिग्रेशन ना हो। हाँ। और फिर ये है कि हाउसिंग का जब हम बात करते हैं, तो सबसे बड़े बेनिफिशियरी जो हैं हाउसिंग के, वो खुद कैनेडियन बूमर्स हैं, जिन्होंने 2-2 लाख के 22,000 के अंदर घर खरीदे थे। अब वही घर उन्होंने इमिग्रेंट्स को मिलियन, 2-2 मिलियन के डॉलर के बेचे हैं। तो कौन है बेनिफिशियरी इसका? वही कैनेडियन बूमर्स हैं, जो कि इमिग्रेंट्स की बेस के ऊपर जो है पैसा बना रहे हैं। उसके अलावा भी बहरोज़ आप इमिग्रेंट्स का जो है वो निकाल दें, कंट्रीब्यूशन निकाल दें, पिछले 20 साल, हाँ, 25 साल कैनेडियन उसमें। जो इमिग्रेंट्स आए, जिन्होंने यहाँ फ्रेंचाइज़ीज़ खरीदी, घर खरीदे, छोटे-मोटे बिज़नेस किए, क्योंकि जॉब तो होती नहीं है, जॉब मिलती नहीं है, तो आपने अपना फ्रेंचाइज़ ले ली, आपने कुछ और कर लिया, आप अपनी लाइफ सेविंग्स अपने मुल्क में से अपनी एसेट्स लिक्विडेट करके, बेच-बूच के पैसे यहाँ यहाँ लेके ले आ रहे आए, हैं। हाँ, यहाँ इनके बैंकों में रखे, उन बैंकों ने उन पे उसमें पैसा कमाया, सब कुछ। आप ये सब कुछ निकाल दें पिछले 20 साल, 25 साल कैनेडियन इकोनॉमी में से जो इमिग्रेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन है, यहाँ हुँ, और क्या बचेगा यहाँ पे? तो कुछ एंटी भी नहीं। इमिग्रेंट तो कोई हो नहीं सकता। ये तो हाँ, यहाँ इनका सर्वाइवल का इश्यू है ये। हाँ, ये जैसे मैंने कहा कि वो आके कुछ ऐसे जैसे पॉपुलिस्ट एजेंडा होता है ना कि हम ये हाँ, रेफ्यूजीज़ का हम ये करेंगे, हम असाइलम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जिससे लोग लगता है कि हाँ यार, ये ज़रा थोड़े टफ हैं। पीछे उनको भी पता है कि अगर हमने हुँ, बहुत ज़्यादा टफ हो गए या अगर हमने कोई इसको बहुत ही ज़्यादा स्क्रू टाइट कर दिया, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कैनेडियंस पे ही होगा। बिल्कुल। आप ये सोच रहे हैं ना कि ये जैसे हाउसिंग की मैंने बात की, जो हाउसिंग के जो बेनिफिशियरी वो खुद कैनेडियंस ही हैं, यानी कैनेडियन बूमर्स। फिर इसके अलावा जितना इमिग्रेंट यहाँ आता है, वो चाहे वो जॉब करे या बिज़नेस करे, टैक्स तो उसने देना है, ठीक है? और ये जो एक तो चीज़ होती है ना फंडेड लायबिलिटीज़ गवर्नमेंट की, एक होती है अनफंडेड लायबिलिटी जिसमें हेल्थ केयर हो गया, जिसमें पेंशन हो गई। वो तो बेसिकली नेट इन्फ्लो पे चल रही है ना, यानी कि जब इमिग्रेंट आएगा, टैक्स देगा, तो वो उसमें भी कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर आप इमिग्रेंट्स को हटा दें, तो ये जो फ्यूचर में जो बूमर्स रिटायर होने वाले हैं, उनकी पेंशनें कौन भरेगा? Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school. Because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids and let me know what you think about that. Let's get back to the video. ये प्रॉब्लम तो आप ये तो हर जगह प्रॉब्लम है। मैं अगेन जर्मनी की आपको एग्जांपल दूंगा, जो बीच में जब ये सीरियन रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ था और ये सारे सीरियन रेफ्यूजीज यूरोप में डिस्प्लेस होते फिर रहे थे, तो उस वक्त एंजेला मर्कल थी चांसलर जर्मनी की, और बहुत फेमसली जर्मनी ने 1 मिलियन इमिग्रेंट्स लिए थे। उन्होंने कहा था हम 1 मिलियन इमिग्रेंट्स लेंगे, बल्कि उनका वो स्लोगन भी था कि यस वी कैन, कि हम इनको ले सकते हैं, हम इनको प्रोसेस कर। तो उसका क्या रीजनिंग थी उनकी? कोई प्यार था सीरियंस के लिए उनके उनके दिलों बिल्कुल में, नहीं। या कोई वो था कि नहीं हमारा वो है? होगा एट सम लेवल, उन्होंने ये भी होगा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो है हेल्प करें अगर कर सकते हैं। सब उसमें एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि वहां भी यही चक्कर है कि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में फर्टिलिटी रेट्स नीचे हैं। अब जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स हैं वो बहुत कम है।
तो हुँ, उनको अपनी पॉपुलेशंस बूस्ट करने के लिए इमिग्रेशन पे रिलाय करना पड़ता है कि भाई नेचुरली बिल्कुल। तो हमारी पॉपुलेशंस ग्रो कर नहीं रही, और वो हुँ, हमारे जो हमने इतने अपने सर पे ये ओल्ड एज सिक्योरिटी और सीपीपी और ये हेल्थ केयर और ये सब जो खर्चे लिए हैं, पॉपुलेशन जो है हमारी ग्रो नहीं कर रही, तो इसमें कंट्रीब्यूट लोग कम कम लोग कर रहे हैं, जैसे आपने आइडेंटिफाई किया। हुँ, लेकिन लोगों की लाइफ स्पैन बढ़ते जा रहे हैं, तो अब हमें उनको ज्यादा देर तक उनको जो है फंड करना है, उनकी हेल्थ को फंड करना है, उनकी जो है पेंशन को फंड करना है, तो जो है वो उसके ऐसा लिए ही हमें है। लोग चाहिए। तो ये एक गोइंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि इमिग्रेंट्स के बगैर इन वेस्टर्न कंट्रीज का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। हुँ, तो लेकिन ये कि क्योंकि वो जब हमने पहले पॉडकास्ट में बात की थी कि जब इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़ी जो है वो खराब होती हैं, इकोनॉमी खराब होती है, जब आपका वो, तो फिर आप मुड़ के उन्हीं को ही आप जो है वो ब्लेम करते हैं कि यार ये इमिग्रेंट्स आ गए हैं यहाँ पे। वही है ना कि अगर आपके पेट भरे हुए हों, तो फिर कोई किसी को बुरा नहीं लगता है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। जैसे आपके अपने फाइनेंसेस खराब होना शुरू होते हैं, फिर आप स्केपगोट ढूँढते हैं ना और सबसे बड़ा स्केपगोट आपको नज़र आता है इमिग्रेंट, बिल्कुल, कि आप ये उसी इजी को इजी जो है स्केपगोट है हाँ, ना, ये इजी है, बिल्कुल। क्योंकि आपने इजी आपने चाहे आप अमेरिका में हैं, चाहे आप कनाडा में, आपने कह दिया यार ये इमिग्रेंट्स हैं, ये इनकी वजह हुँ, से ये हो रहा है। और हाँ, कुछ उस ये कॉन्वर्सेशंस नहीं होती कि पिछले 20 साल में, 30 साल में, आप कनाडा चले, हम कनाडा में हैं, हम कनाडा की बात करते हैं कि क्या कैनेडियन गवर्नमेंट्स ने, सक्सेसिव कैनेडियन गवर्नमेंट्स ने कोई ऐसा स्टेप्स उठाए कि कैनेडियन कोई इन्वेस्टमेंट या प्रोडक्टिविटी या मैन्युफैक्चरिंग या जॉब क्रिएशन बड़ी हो यहाँ पे, कि आप कहें कि यार हम इमिग्रेंट्स पे इतना रिलाय हमें करना ही ना पड़े इन द फर्स्ट प्लेस। हुँ, बिल्कुल, एक मिनट में आपको जो है इसमें ये बात करूं कि हमने लास्ट टाइम स्टूडेंट्स की बात की थी, जो ये कॉलेजेस हैं ये क्यों रिलाय करते हैं इतना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे? इसलिए रिलाय करते हैं क्योंकि इनके पास फंडिंग नहीं है। अगर हुँ, इनको जो है प्रोविंशियल फंडिंग इनकी या तो फ्रीज की कर दी गई आज से 10 साल पहले, के बस जो 10 साल पहले पैसे मिल रहे थे वही इनको मिल रहे हैं, या इनकी फंडिंग कट कर दी गई। तो इनके एग्जिस्टेंशियल इशू था इनके लिए कि हम तो सर्वाइव नहीं, हम ले ऑफ करेंगे, कॉलेज बंद हो जाएगा। तो ये इन्होंने रिलाई किया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे कि यार ये आएंगे, ये एक बंदा 5 लोगों की फीस देगा, और यहाँ पे हमारी वो जो है वो प्रोग्राम्स चलते रहेंगे, हमारी फैकल्टी के पास काम होगा, हमारे पास काम होगा, हुँ। और हम लोग ये पैसे बनाते रहेंगे। अगर ये कॉलेजेस सारे वेल फंडेड होते, इनको फंडिंग मिल रही होती, इनको जो है प्रोविंशियल फंडिंग मिल रही होती, तो ये ना रिलाई करते इतना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे। तो इट इज वेरी लाइकली कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो सारा मेस हुआ है ये शायद होता ही ना कभी। पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा इश्यू है ना, क्योंकि अगर पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड को देखते हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन क्राइसिस इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा है और फ्यूचर जनरेशन को वो सर्विसेज़ देने के लिए उनको मज़ीद नए टैक्स पेयर चाहिए ना। चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो एजुकेशनल सपोर्ट हो, चाहे वो क्योंकि सारी कुछ स्टेट फंडेड है ना। एजुकेशन देख लें आप, हेल्थ केयर देख लें आप, पेंशन जो है, लोग स्टेट के ऊपर रिलाई करते हैं ना। तो स्टेट को तो टैक्स चाहिए उसको सस्टेन करने के लिए, तो वो तो आपको न्यू वर्किंग पॉपुलेशन है वहीं से मिलेगा, बिल्कुल ठीक है? यही, और ये अगर बहुत इन बड़ा हाँ, रीज़न, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट में है, पार्टी है, वो रियलाइज़ करते हैं कि भाई ये हम फ्लो नहीं इसको खत्म कर सकते। हुँ, थोड़ा-सा पॉलिटिकल माइलेज के लिए थोड़ा प्लस, थोड़ा माइनस, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट, ठीक है? ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए। हुँ, आजकल ज़रा इस वक़्त ओपिनियन जो है वो शिफ्ट हो रहा है इमिग्रेशन पे, तो हम ज़रा थोड़ा टफ स्टांस ले लें। हालात हुँ, बेहतर हो जाएँगे, तो हम अपने क्रेडेंशियल्स को वो करना शुरू कर दें। कनाडा तो एक डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करता है, और हमारा जो है वो रोल है कि हम प्ले करें, डाउन ट्रॉडन लोग और जो लोग परसिक्यूट हो रहे हैं उनको हम कनाडा सेफ हेवन दें, इस तरह की बातें करेंगे जब हालात अच्छे हैं। आजकल ये करें ना बातें, आजकल हाँ, आए जो भी गवर्नमेंट वो ये बात करे कि नहीं यार, कनाडा का रोल है कि हम जो है जाके लोगों को वहां से उनकी सिचुएशंस में से निकालें। आप जाएं, हाँ, लेके आए 35,000 जैसे सीरियंस जस्टिन ट्रूडो लेके आए थे 2014-15 में। अब तो पॉसिबल नहीं है, बड़ी गालियाँ आप पड़ेगी इमेजिन उनको। करें कि आज कोई लीडर ये बात करे कि हम 50,000 जो है वो लेके आएंगे, रेफ्यूजीज लेके आएंगे। हाँ, ये तो वो एनवायरनमेंट ही नहीं है ना बात करने मैं वाला। वही तो आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल हुँ, कॉस्ट है इसकी इस वक्त बहुत हैवी है। हाँ, ठीक है, तो ये बिल्कुल। ये सब ये ये पॉलिटिकल जो है ये नॉइज होता है कि यार हुँ, एंटी इमिग्रेंट, या ये मेरी ओपिनियन है, यू नो पीपल कैन हैव हाँ, डिफरेंट ओपिनियंस। ये सब बिल्कुल। ये अच्छा, आजकल ये मूड है, मैंने ये बात करनी है, ये बात नहीं करनी है। 5 साल बाद मूड बदल जाएगा, मैंने ये बात हुँ, करनी है, ये बात नहीं करनी है। कोई वो जो रूट कॉज है उसके, कि यार क्यों यहाँ पॉपुलेशन, ये तो एक बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में क्यों पॉपुलेशन रेट्स जो है इतने कम हो गए, व्हाई हैव पीपल स्टॉप्ड यू नो हैविंग फैमिलीज एंड हैविंग किड्स, व्हाई? हुँ, ठीक है, उसकी बहुत सारी रीजंस होंगी, लेकिन वो नहीं बिल्कुल। सोचना आपने। अच्छा यार वो तो चलो हाँ, ठीक है, वो बाद में सोचेंगे, अभी तो इसका फिक्स ये है कि लोग ले आओ, कहीं और से लोग ले आओ, ताकि वो हाँ, जो यहाँ नेचुरली पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं बढ़ रही उसको हम आर्टिफिशियली जो है बढ़ा लें। हाँ। ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे लिए भी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो पॉपुलेशन क्राइसिस आया है, इसकी क्या वजूहत हैं?
ऑफ कोर्स उसमें थोड़े से कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स भी हैं, तो कभी अगर आपके पास टाइम हो तो हम इस पे बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं मेरा आई भी वुड लव काफ़ी टू, इंटरेस्टिंग क्योंकि मैं टॉपिक है। इसमें इमिग्रेशन से ये बहुत, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रॉब्लम को बात करते हैं, तो आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि उनको क्यों, वजूहात क्या थी कि वो इतना ज्यादा उन्होंने रिलाई किया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे। हाँ, तो जैसे मैंने आपको एक रीजन बताई कि उनकी फंडिंग जो है वो या तो कट कर दी गई या फ्रीज कर दी गई। ठीक है, एक और चीज ये की गई कि आप डोमेस्टिक स्टूडेंट से फीस बढ़ा नहीं सकते आप। ठीक है, तो वो उन्होंने फ्रीज कर दी है कि आप वहीं हुँ, डोमेस्टिक स्टूडेंट से वही फीस लेंगे जो लेट से 5 साल पहले ले रहे थे। ठीक है, बिल्कुल। तो खर्चे और इन्फ्लेशन और दुनिया तो कहां से कहां चली गई। तो वो हाँ, क्योंकि जो उसमें ताल्लुक शॉर्टफॉल है स्टूडेंट वो आप स्टूडेंट कैसे लोन से पूरा है, उसमें करेंगे, वो ताल्लुक। पूरा ऐसे हाँ, करेंगे कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ले आएंगे। हाँ, इसी क्योंकि तरह जो ये लोकल वो स्टूडेंट्स बात है हैं। जो आप कर रहे थे अभी, कि क्यों हाँ, वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो कम हो गए, नेगेटिव हो गए, नेगेटिव तो नहीं लेकिन चले बहुत कम हो गए, और फिर जरूरत पड़ी करने की, उनकी क्या हुँ, रीजंस हैं। तो आपको ये हुँ, एनालाइज करना पड़ेगा और करना चाहिए कि यार क्यों हमें जरूरत है कि हम ये 3-3 4-4 लाख जो है लोग कहीं और से लेके आए और हाँ। उनको यहाँ हम सेटल करें। ये क्यों जरूरत पड़ रही। ये इन्हीं की अपनी बनाई हुई पॉलिसीज़ हैं, जो अब जिसको वो फेस कर रहे हैं। पहले उन्होंने 70s में जो है वो सब लोगों को घर से निकाला, औरतों को घर से निकाला कि भाई जाके जो है इंडस्ट्रियलाइज़ दौर है, जाके जॉब करो, ठीक है? क्योंकि उनको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जो है ना ह्यूमन फोर्स चाहिए थी, ताकि वो आके टैक्सेस पे करे, क्योंकि पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड जो है इस वक़्त जो है वो बहुत बुरे हालात का शिकार थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से। तो उन्होंने औरतों को घर से निकाला, उन्होंने कहा कि भाई फेमिनिज़्म और इक्वल राइट्स और इक्वल पे सारा कुछ उन्होंने सारी कैंपेन चलाई। उससे हुआ ये कि एक वर्कफ़ोर्स तो मिल गई उनको, टैक्स तो मिल गया उनको, लेकिन जो फैमिली सिस्टम, कोर्ट सिस्टम था, वो तबाह हो गया वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। तो ज़ाहिर-सी बात है उसका इम्पैक्ट आया फैमिली के ऊपर, हाउसहोल्ड के ऊपर, बच्चों के ऊपर कि अब जहाँ पहले अगर 3 या 4 एवरेज फैमिली के बच्चे होते थे, अब वहाँ या तो 1 होता है या होता ही नहीं है। तो उसका इम्पैक्ट आपको एक जनरेशन के बाद नज़र आ रहा है। यानी कि जो पॉलिसी उन्होंने 70s में बनाई थी ना, अब वो उनको उसका जो रिज़ल्ट है वो अब नज़र आ रहा है कि उसका जो सोसाइटल इम्पैक्ट आया है वो क्या आया है। अब उसको चेंज करने के लिए वो इमिग्रेंट्स बुला रहे हैं, सही है? तो ये एक साइकिल है, हर पॉलिसी डिसीज़न का एक इम्पैक्ट होता है, जो कि आपको फ़ौरन नज़र नहीं आता, वो आपको नज़र आता है 20, 30, जी, 40 साल के बाद। इसमें इसमें मेरा ख्याल है यासीन, बहुत यानी इट्स अ वेरी, आई थिंक इट्स अ वेरी ब्रॉड टॉपिक, और इसमें हुँ, और बहुत रीजन, मैं तो ये इसको बहुत बेसिक उसमें देखता हूँ। ठीक है, मैं इसको बहुत बेसिक उसमें देखता हूँ। मैं एक फर्ज करें, I'm let's say a 27-year old, you know, man living हुँ, today in one of these western countries। ठीक है, मैं एक 27 साल का लड़का हूं और मैं हूं, तो यही टाइम है ना जब आप सोचना शुरू करते हैं फैमिली का, और इस तरह से अराउंड अराउंड दिस टाइम मैं ये देखता हूं कि यार मेरा अपना गुजारा नहीं होता। ठीक है, हुँ, मैं हालांकि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकला हूं, जो इस वक्त मार्केट का हाल है, जो इस वक्त यहाँ पे सैलरीज का हाल है, कनाडा ले लीजिए, और ये वैसे ट्रू अमेरिका को छोड़ के ये ट्रू है सारे वेस्टर्न यूरोप में, इधर उधर। अमेरिका एक डिफरेंट बीस्ट है, उसकी तो बात ही हम अलग करें। लेकिन ये कि सैलरीज लो हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग कहाँ से कहाँ चली गई है। अगर मेरे पास कोई मेरा फैमिली का सपोर्ट नहीं है, यानी मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इनहेरिटेंस नहीं कोई छोड़ रहे या मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, क्या कोई इस वक्त जो कोई यंग लड़का या लड़की है कभी कनाडा जैसे मुल्क में सोच सकता है कि वो अपना घर कभी लेगा, अगर उसके पास पीछे से हुँ, पेरेंटल सपोर्ट नहीं है। ठीक है, बहुत मुश्किल उसको है। कोई हुँ, पीछे से पैसे नहीं मिल रहे, इनहेरिटेंस नहीं मिल रही। आप यहां से, मेरे पास कितने क्लाइंट्स हैं इस वक्त जो यहाँ पे यंग लड़के लड़कियां जो यहाँ कैनेडियन अच्छी यूनिवर्सिटी से, टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले, और वो फर्स्ट जॉब जो अपनी कर रहे हैं 50-60 60,000 65,000 55,000 की जॉब कर रहे हैं फर्स्ट जॉब। आई एम नॉट सेइंग दैट्स द केस फॉर एवरीवन। आई एम श्योर ऐसे बहुत से ग्रेजुएट्स होंगे जो निकल मेजॉरिटी के की यही होती हंड्रेड है। थाउजेंड से ऊपर की जॉब कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर हुँ, रहा, मैं मेजोरिटी की हाँ, बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। जो इस वक्त वो इस सैलरी में तो एक बंदा टोरंटो में नहीं रह सकता। हुँ, अब मैं, हाँ, अगर मैं 27-28 साल का हूं, ये मैं बोलूं यार मैं इतनी मुश्किल से रह रहा हूं, मेरा इतना डेलिकेट है कि आज मेरी जॉब चली गई तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। तो मैं ये सोच रहा हूं कि मैं शादी कर लूं, मेरे बच्चे हो जाएं, मैं घर कभी नहीं खरीद सकता, बच्चों के एक्सपेंसेस, चाइल्ड केयर का कितना प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब तो आपको पता हुँ, है कि एक इनकम पे तो घर नहीं चल सकता, दोनों को काम करना है। बिल्कुल। ठीक है, दोनों लोग काम कर रहे हैं, बच्चे आपके छोटे हैं, चाइल्ड केयर का कोई ऑप्शन ही नहीं। चाइल्ड केयर इज हुँ, $1,500 $1,000 अ मंथ, बिल्कुल, वो कौन देगा। ये ठीक है, भी तो एक इश्यू है। ये एक हुँ, बहुत ब्रॉड टॉपिक है जिसके ऊपर हुँ, आई थिंक ओवर द इयर्स मल्टीपल चीजें हैं जो कंट्रीब्यूट करती रही इसके ऊपर। कुछ चेंजिंग एटीट्यूड्स हैं, पीपल जस्ट डोंट वांट टू हैव हाँ, किड्स एनीमोर,
कि यार हमें नहीं, हमें हाँ। हमें जो है वो ट्रैवलिंग करनी है, हम ट्रैवल करेंगे, हम घूमेंगे फिरेंगे, हमें ये हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कल्चरल चाहिए, रीज़न्स भी कुछ हैं। इसमें कल्चरल चीजें भी हाँ, हैं। लेकिन बिल्कुल, बहरहाल दिस इज अ वेरी ब्रॉड एंड आई थिंक अ वेरी ब्रॉड लॉन्ग टॉपिक है। कॉन्वर्सेशन। थैंक यू अब्दुल्ला बिलाल साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही हमारी। और अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हम एक और एपिसोड इस पे करेंगे, जिसमें हम ये जो पूरा पॉपुलेशन क्राइसिस का जो टॉपिक है, ये काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है आपने जैसे फरमाया। तो हम इस पे मज़ीद बात करेंगे, ताकि हम लोगों को ये बता सकें कि भई ये जो इमिग्रेशन बुलाने का जो मकसद है वो असल है क्या? क्या वो इश्यूज़ है जिसकी वजह से गवर्नमेंट्स को चाहिए इमिग्रेंट्स, ताकि वो अपनी पॉपुलेशन को सस्टेन कर सकें गोइंग फॉरवर्ड। तो इस पे हम थर्ड पॉडकास्ट कर सकते हैं अपनी। तो आखिर में कुछ कहना चाहें आप? नहीं, बिल्कुल हम करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि जैसे मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि रूट कॉज एनालिसिस जिसे कहते हैं ना, कि किसी भी चीज का, किसी भी प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। कि भाई हुँ, ये तो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं ना आपको ऊपर, हाँ, ये इसके सिम्टम्स हैं, लेकिन रूट कॉज क्या है। तो हम ये कर सकते हैं, और अगेन ये तो एक बहुत जो है बड़ी कॉन्वर्सेशन है। लेकिन बस मैं यही कहूंगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर आप कैनेडियन इमिग्रेशन का सोच रहे हैं, या इस वक्त कहीं भी इमिग्रेशन का सोच रहे हैं, तो आप उसको बहुत अच्छी तरह एनालाइज करें, अपने ऑप्शंस अच्छी तरह सोचें, ड्यू डिलिजेंस करें, शॉर्टकट्स ना ढूंढें। हो सकता है इस वक्त कोई सोल्यूशन ना हो आपके पास अवेलेबल, इट इज अ पॉसिबिलिटी कि यार कई दफा नहीं होता कोई सोल्यूशन, कोई रास्ता नहीं हुँ, होता। तो जरूरी नहीं है कि आप उसको जो है वो आउट ऑफ डेस्परेशन कोई आप कोई फिर भी शॉर्टकट्स ढूंढें, किसी आप स्कैम में फंस जाएं, किसी और चक्कर में फंस जाएं। समटाइम्स इट्स बेटर टू जस्ट वेट, कि चलें थोड़ा सा हुँ, हम देखते हैं। कैनेडियन इमिग्रेशन जो है एक बहुत टर्बुलेंट पीरियड में से गुजर रही है इस वक्त, और इसको टाइम लगेगा सेटल होने में। तो इसको सेटल होने दें, सेटल होने दें। देखें कि क्या होता है, किस तरह से वो नए रूल्स, नई पॉलिसीज, नए नंबर्स का इम्पैक्ट क्या होता है, और फिर अपना प्लानिंग दोबारा शुरू करें। लेकिन मैं हुँ, सबको यही कहता हूं कि किसी शॉर्टकट के लिए मत आप वो ढूंढें कोई। यूजुअली जो है वो शॉर्टकट जो है वो बहुत लंबा रास्ता बन जाता है इन द हुँ, फ्यूचर। बिल्कुल। और फिर इसमें लोगों का नुकसान भी होता है ना, कि लोगों ने पैसे खर्च किए और फिर वो कुछ काम भी नहीं हुआ। इसमें आपके हुँ, पास जनरली कोई वो नहीं होता ना, कोई आपके पास कोई रिको आपके साथ कुछ स्कैम हो जाए, फ्रॉड हो जाए, तो आपके पास कोई रिकोर्स नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, बिल्कुल, वो गए पैसे हाँ, आपके। बिल्कुल। तो मैं तो बस यही एडवाइस जो है देता हूँ सबको। थैंक यू वेरी मच, और फिर हम आपसे दोबारा एक और पॉडकास्ट में आपको इनवाइट थैंक यू, करेंगे। थैंक यू थैंक यासीन। यू। When it comes to investing, staying informed is everything. That's why I've been diving into Momo. It's got some tools that are pretty useful for navigating today's market. For example, Momo gives you free access to real time level 2 market data, advanced charting tools, and professional grade research. The kind of stuff that you usually pay extra for on another platforms, like Questrade. And let's not forget the low FX fees. If you are trading in the US stocks, like myself, I don't trade TSX. Those savings can really add up over time. Pair that with the insight that you're getting, it's a game changer for making informed decisions. Plus, while you're waiting for the right market moves, your idle cash earns a solid 6% annual return through their Cash Plus feature. That's a nice bonus. So whether you're trading actively or just keeping an eye on the market trends, Momo is definitely worth a closer look. So you can start investing today by clicking on my referral link, which will give you $50 free credit to start with. Thank you, Momo, for sponsoring this video. Nothing from this content should be deemed as a financial advice. Please consider all the risks associated with the investing. Terms and conditions apply.